टेक 7 एक्शन। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। ऐसा है श्वेता जी कि जब भी सीट बंटवारा होता है, और गठबंधन का धर्म हम अच्छे से जानते हैं और निभाते हैं, जब भी सीट बंटवारा होता है उसमें जरूर ऐसे ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर किसी सीट पर हमारा भी क्लेम होता है, किसी सीट पर हमारे घटक दल का भी होता है, कहीं पर हमें लगता है हमें ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए, कहीं पर उनको लगता है उनको ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए। ये राजनीति में असलियत है, ये राजनीति की एक सच्चाई है और इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। लेकिन फिर हम आपस में बैठते हैं, हम लोग डिसीजंस लेते हैं, हम निर्णय लेते हैं और हम अंततोगत्वा कैंडिडेट्स डिसाइड करते हैं। ऐसा ही हमने लोकसभा में भी किया था। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के शगुफे भेज रही थी, लेकिन क्या हुआ था, हमने इनको महाराष्ट्र में बड़ी शिकस्त दी थी। इनकी कम से कम 28 सीटें कम हुई थी महाराष्ट्र में। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो छोटी छोटी स्कर्मिशेस, जिसको मैं कहूंगी अंग्रेजी का शब्द खींचतान, ये राजनीति में होनी चाहिए। हम भी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहां प्रबल है, शिवसेना भी प्रबल है, एनसीपी पवार साहब की भी प्रबल है। अच्छा है ना, हम सब प्रबल हैं और हम प्रबल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनकी तरह थोड़ी एक दूसरे को बोल रहे हैं मेरा दम घुट रहा है, मुझे उल्टी आ रही है फलाने को देखकर। तानाजी सावंत ने जो बात कही, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के हैं, उन्होंने तो बिल्कुल खुलकर कहा था अजीत पवार की पार्टी के लिए, मैं इनके बगल में बैठना नहीं चाहता, दम घुटता, उल्टी आती है। और जो इन लोगों ने मिलकर किया महाराष्ट्र के साथ, जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया इनके भ्रष्टाचार ने, जिस तरह से हमारी बेटियों को बदलापुर, पुणे और नासिक में झेलनी पड़ी यातनाएं, उस सब का बदला लिया जाएगा। लेकिन मैं दो शब्द जरूर कहना चाहती हूँ। मुझे तो मतलब नहीं है बीजेपी के खेमे में क्या हो रहा है, लेकिन मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, आरएसपी इनका घटक दल था, लोकसभा में चुनाव मिलकर लड़ा था, वो छोड़कर चला गया। वो कह रहा है हम इनके साथ रहेंगे ही नहीं, हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। आरएसपी ने ये कहा है, मैंने न्यूज आपके चैनल पर देखी थी, कल या परसों की बात है। अच्छा, झारखंड की बात कर लीजिए। झारखंड में तो इनको नेता इंपोर्ट करना पड़ रहा है, नेता, और इंपोर्टेड नेता जो है वो अपने लिए सेफ सीट खोज रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। अर्जुन मुंडा जी हार गए। तो मेरा अपना मानना है कि हमारी बहुत चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है, हम उससे बहुत अभिभूत है। लेकिन राजनीति में और गठबंधन की राजनीति में ये सब होता है और ये सब होना जरूरी है। अगर लोकतंत्र में प्रबल पार्टियां एक दूसरे से बिना वार्तालाप किए, बिना थोड़ी झिकझिक हुए सीटें मान जाए, तो ये तो तानाशाही हो जाएगी। ये बीजेपी करती होगी, हम ऐसे काम नहीं करते। ये लाजमी है, वाजिब बात भी है सुप्रिया जी। और जो आरोप आपने लगाए हैं उस पर प्रदीप से मैं कहूंगी कि वो रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं जान लेना चाहती हूँ कि आमतौर पर किसी भी गठबंधन में रहता है कि कोई एक पार्टी उसमें लीड कर रही होती है। अब बैठना सबको साथ है, लेकिन उसमें सबसे अधिक सीटें किसी एक पार्टी को रहती हैं उसमें। और अभी लोकसभा चुनाव चुकी हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जो 75% सुपर डिस्टिंक्शन से ज्यादा आपका स्ट्राइक रेट का रहा और सबसे अधिक सीटें आपने जीती। क्या हरियाणा के नतीजे के बाद आपके घटक दलों का रुख बदला है? क्या आपको यह महसूस हो रहा है? खासकर समाजवादी पार्टी भी जिस तरीके से आपने भी सुना होगा अबू आजमी जो कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अबू आजमी जी का बड़ा सम्मान करती हूं, लेकिन सीट शेयर की बातें सीनियर लेवल पर भी होती हैं और बात हुई है हम लोगों की, महाराष्ट्र को भी लेकर हुई है, यूपी को भी लेकर हुई है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि एक चुनाव से या एक गठबंधन से कोई तेवर बदल जाते हैं, कोई अलग बातें करने लगता है। मेरा कवाली बेइज्जती अपना मानना है कि हम 17 सीटें लड़े थे लोकसभा में, हम 13 जीते और हम उस घटक दल में सबसे बड़े पार्टनर हैं। तो स्वाभाविक है कि हम ज्यादा सीट मांगेंगे, लेकिन उससे ये मतलब थोड़ी कि दूसरा सीट नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेंगे? वो उनका भी हक है, उनकी भी प्रबलता है, वो भी दावेदार है, उनकी भी जमीनी पकड़ जबरदस्त है, तो क्यों नहीं मांगेंगे? वो भी मांगेंगे, हम भी मांगेंगे। कोई हमारे बीच में इस तरह का मनमुटाव नहीं। और मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, हमने तो 13 सीटें जीती महाराष्ट्र में, 14 तो बीजेपी हार गई, बीजेपी तो 9 पर आ गई 14 हार के। तो मेरा अपना मानना है कि महाराष्ट्र में 2-4 चीजें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और आप में से जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति समझते जानते हैं वो जानते होंगे, और मुझे लगता है प्रवक्ता लोग आपको आगे जरूर बताएंगे। महाराष्ट्र में आप जिसको रात को बोलिए 70,000 का ये भ्रष्टाचारी है, सुबह 7 बजे उसको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। आप एक अपने सबसे पुराने घटक दल की पीठ में छुरा ही ना घोपिए, उनकी पार्टी को भी तोड़ दीजिए, उनका सिंबल ले लीजिए, उनकी संपत्ति हड़प लीजिए। ये आपने शिवसेना के साथ किया।
जनता माफ नहीं करेगी। और उद्धव जी का बदला तो महाराष्ट्र आपसे लेगा और तगड़ा बदला लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मनमुटाव है। ये चीजें होनी लाजमी है, जरूरी है, होनी चाहिए लोकतंत्र में, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनके तो घटक दल छोड़ के जा रहे हैं, मुझे लगता है उसका जवाब मिलेगा अभी हमें। ठीक है। हम एक तो संजय राउत की तरफ से जो बयान दिया गया वो ये दिल्ली ही से होगा। अब बीजेपी ने भी कटाक्ष इस पर कर दिया है, हालांकि कि एक समय था जब बाला साहब के सामने ये सारे निर्णय होते थे, अब दिल्ली आप लोगों को ले जाना पड़ रहा है उस निर्णय की प्रक्रिया को। दूसरी चीज जो प्रदीप भंडारी पूछ रहे हैं आपसे कि क्या उद्धव ठाकरे का ही चेहरा होगा? श्वेता जी नमस्ते, आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। देखिए, आपके शो का नाम है दंगल, और जहां दंगल होता है ना वहां बहुत सारे दर्शक भी होते हैं, और दंगल थोड़े थोड़े होने भी चाहिए लोकतंत्र और संविधान में। हमारी जो महाविकास आघाड़ी है, पिछले 2-3 महीनों से हम टिकटों को लेकर, सीटों को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर कई बैठकें कर रहे हैं। जब बैठकें होती हैं, जब एक परिवार के लोग इकट्ठे बैठते हैं, तो थोड़ी बहुत हल्की मीठी नोकझोंक भी होती है, लेकिन वो मीठी होती है, उसमें बहुत ज्यादा उपद्रव नहीं होता, हिंसा नहीं होती है। जैसे सिर्फ टॉवल इस समय महाझूठी सरकार में चल रही है, हमारे यहाँ नहीं है। अमित शाह जी ने 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे जी को लेकर कहा कि भैया जब आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया तो हमारे लोगों ने बलिदान किया, अब जब चुनाव होंगे, नए मुख्यमंत्री की बात आएगी तो हम देखेंगे क्या करना है। मतलब स्पष्ट रूप से एक आदेश दे दिया। अरे भाई ये न्यूज है, अब बीच में आपने बोल दिया। नहीं, मेरे पास बिना प्रूफ में नहीं बोलता, शांत हो जाए, अब उसका मैं प्रमाण दूंगा। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। तो देखिए, एक तो उनको इशारा दे दिया कि भैया आप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। दूसरा, अमित शाह जी का एक और बयान है 4 दिन पहले का, मुंबई की धरती से ही, कि इस बार हम लोग मिलजुल के लड़ लेते हैं, सरकार बना लेते हैं रोगा के। 2029 में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले अपने दम पर बनाएगी। मतलब उनको एक मैसेज है, या तो आपका हमारी पार्टी में विलय होगा और या तो फिर आपको कहीं और घर द्वार देखना पड़ेगा। तो ऐसा कम से कम महाविकास आघाड़ी में नहीं है। महाविकास आघाड़ी में 3 बड़े नेता हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब। तीनों ही नेताओं के एक महाराष्ट्र की इकाई है, जिसमें नाना पटोले जी हैं, संजय राउत साहब हैं, जयंत पाटिल साहब हैं। ये सब इस पूरे बैठकों को देख रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ सीटों को लेकर विवाद हो, मनमुटाव हो, मतभेद हो, होने ही चाहिए, क्योंकि हमारी जिताऊ सीटें हैं। जैसे कमाऊ पूत होता है, वैसे जिताऊ सीट होती है। जब हमको पता है कि हम जीत सकते हैं, वहां जीत सकते हैं, यहाँ जीत सकते हैं, तो रस्सी खेस होती है, एक दूसरे से टकराव होता है कि नहीं भैया हम ज्यादा लड़के जीत जाए, हम ज्यादा लड़के जीत जाए। तो इसके लिए यहाँ पर स्वस्थ माहौल है कि भाई यहाँ पर लड़ा जा रहा है किसके लिए? जीतने के लिए। लेकिन महाझूठी सरकार में क्या है? उल्टियां आती हैं, एक दूसरे को देख के घृणा आती है, एक दूसरे की सीटों को कैसे गिराया जाए वो होता है। इनके पास संबंध नाम का कोई चीज नहीं है। एक अगर रामदास अठावले साहब की पार्टी को छोड़ दें तो बाकी कोई मित्र पक्ष को कुछ नहीं, उनको केवल झुनझुना पकड़ा गया है। ऐसा तो महाविकास आघाड़ी में नहीं है। महाविकास आघाड़ी में तय हुआ है कि 288 में से 260 के करीब महाविकास आघाड़ी लड़ेगी, तो 28 सीटें मित्र पक्षों को भी दिया जा सकता है एक सम्मान के साथ। ये इनको दिखाई नहीं देता। हमारी बातें हैं, हम अपने शीर्ष नेतृत्व से कहेंगे। हमारे नेता उद्धव बाला साहब ठाकरे जी शीर्ष नेतृत्व के साथ संपर्क में है। हमें पूरा विश्वास है कि थोड़े ही दिनों में एक फैसला आ जाएगा। 22-23 अक्टूबर तक हमारी सारी सीटें भी आ जाएंगी। हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे होगा, कौन होगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन ये बात प्रदीप भंडारी साहब को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो नेता प्रतिपक्ष में बैठना है। ठीक है, लेकिन तो विरोध में बैठना है। ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। महेश जी, सीधे तौर पर अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो सबसे बड़ा नेता, इनफैक्ट गठबंधन के भी पार जाके अगर महाराष्ट्र की राजनीति का आज सबसे बड़ा चेहरा पूछा जाए, कोई भी व्यक्ति शरद पवार का नाम लेगा। पर आपके गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कौन, क्या ये मायने रखता है? देखिए, पार्टी कौन सी बड़ी है आपका एनालिसिस कैसे करेंगे? अभी स्ट्राइक रेट से करेंगे, नंबर ऑफ सीट से करेंगे, या स्ट्राइक रेट तो आप लोगों का बेस्ट था 80% से ऊपर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई कि सबसे बड़ी पार्टी कौन है। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है।
उनके सबसे ज्यादा विधायक, उनके सबसे ज्यादा सांसद भी चुन के हैं, देश लेवल पे उनकी पार्टी है, तो वो बड़ी पार्टी है। बाकी हमारा क्या हाल है आपको पता ही है, हमारे जितने विधायक थे प्रदीप भंडारी साहब की पार्टी के आशीर्वाद से अजीत दादा के साथ चले गए, और अजीत दादा को जेल में देवेंद्र फडणवीस डाल के चक्की पिसवाने वाले थे, वो जो आके उनकी गोद में जाके बैठ गए। प्रदीप भंडारी जी हंस रहे हैं क्योंकि वो अपने मतलब जो उनका मुकाम था वो शायद उस लक्ष्य से दूर हो गए, बट ठीक है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अजीत दादा को आपने ले लिया, उधर उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी फोड़ के एकनाथ शिंदे जी को भी ले लिया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता का विश्वास संपादन करने में भारतीय जनता पार्टी कम रही। आज भी अगर आप देखेंगे पिछले लोकसभा में देश में 400 पार का नारा था, कहाँ जाके सुई अटकी महाराष्ट्र में क्यों अटकी? क्योंकि वहाँ उद्धव ठाकरे जी हैं, शरद पवार जी हैं, और कांग्रेस पार्टी का एक पुराना नेटवर्क है जो सेक्युलरिज्म को खड़ा कर रखता है, जो संविधान के तहत काम कर रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को, अजीत दादा पवार को और एकनाथ शिंदे साहब को ये डर है कि आज जब विधानसभा अनाउंस हो चुके हैं तो शायद वो अपनी सरकार को री एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, इसलिए अलग अलग योजनाएं भी दे रहे हैं। लेकिन इस योजनाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा आपको भी पता है, महाराष्ट्र की जनता क्या करे ये आपको पता है, महाराष्ट्र की राज्य की फिस्कल हालत क्या है ये पूरे देश को पता है। तो इसलिए जितने भी प्रचार किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से बातें की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ वोटों को मद्देनजर देखते हुए की जा रही है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं। अंदरूनी ठीक है, हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा में एक मत नहीं है, लेकिन एक मत हमारा पास ये है कि हम जब चुन के आएंगे तो लार्जेस्ट दल का, लार्जेस्ट पार्टी का जो नेता होगा वो हमारी अलायंस का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे 2-3 बातें बोलना चाहती हूँ और वो बातें बोलनी जरूरी है। देखिए, बीजेपी के साथ जो भी गया है ना, उसका हश्र खत्म हो गया, उसकी हैसियत खत्म हो गई। ये पार्टी को निगल लेते हैं, ये अपने बगल वाले को सबसे पहले डसते हैं, और समय रहते ही चेत गए थे उद्धव जी और उन्होंने इनसे किनारा कर लिया था। आप चाहे शिवसेना का हश्र देखिए, चाहे जदयू का देखिए, चाहे शिरोमणि अकाली दल का देखिए, जिस भी पार्टी का आलिंगन इन्होंने किया है उसको निगला है पहले। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूँ। मैं दूसरी बात, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपकी एक बहुत बड़ी समिट हुई थी अभी सितंबर के आखिरी महीने में, मैं भी आई थी उस समिट में, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में 2 वक्तव्य थे, मैं दोनों पढ़ देती हूँ। अजीत दादा आए थे, अजीत दादा ने कहा आई वॉन्ट टू बिकम चीफ मिनिस्टर बट ऑलवेज गेट स्टक एज डेप्यूटी। मैं बनना तो मुख्यमंत्री चाहता हूं, हर बार उप मुख्यमंत्री बन के रह जाता हूं। या आपकी इंडिया टुडे की वेबसाइट से, आपके कार्यक्रम से मैं कोट कर रही हूं, मैं वहां उस कॉन्क्लेव में मैंने भी एक सेशन में हिस्सा लिया था। दूसरा एक वक्तव्य आया था देवेंद्र फडणवीस जी की ओर से। देवेंद्र फडणवीस जी ने उस वक्तव्य में कहा था कि जो रीजन रहा, जो कारण हार का रहा महाराष्ट्र में, वो एनसीपी और का पुअर परफॉर्मेंस था। एनसीपी अपने वोट नहीं ट्रांसफर कर पाई, अजीत पवार जी के लिए उन्होंने कहा था। और मैं यहां पर एक बात आपको और बता दूं, जो आरएसएस का अफिलिएटेड वीकली है विवेक, जो हर साप्ताहिक निकलती है विवेक, आरएसएस से वो है अफिलिएटेड, उन्होंने कहा कि बीजेपी के वर्कर ये चाहते नहीं है कि हम एनसीपी से हाथ जोड़े। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये तो असलियत है इनकी महाझूठी अलायंस की। ये दूसरों की बातें करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, उत्तर प्रदेश में आरएलडी के बेचारे चौधरी साहब भी और यहां पर जो संजय निषाद जी हैं, दोनों अभी बाट जोड़ रहे हैं कि कब हमें टिकट मिलेगा। उनको टिकट नहीं देंगे, उनको निगलने की तैयारी कर रहे हैं। तो असलियत यह है कि इधर उधर की बातें करने से बेहतर है आपने जो चोरी से सरकार बनाई और उससे ज्यादा सीना चोरी से जो आपने लूट मचाई, उसका प्रदीप जी जवाब दीजिए इन बातों का। रात को वो तो आपस में सुलझा लेंगे इन बातों को, आप लोग तो अपने घटक दलों को समाप्त कर देते हैं। बताइए, जवाब दीजिए। जनता माफ नहीं करेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।